Hello, my dear friends. Today we are going to discuss our general aptitude problems of the NET December 2016 paper. Question number one is we have to find the missing pattern from these four uh, square boxes. Okay. सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला फर्स्ट बॉक्स में क्या है कि एडिशन ऑपरेटर 5 पे ऑपरेट हो रहा है देन 2, सो 5 + 2 = 7 एंड यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर 6 पे ऑपरेट हो रहा है देन 18 divided by 6 is 3 एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर 2 पे ऑपरेट हो रहा है और देन 9 है, सो 9 - 2 = 7. ओके. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से कुछ आ रहा है, जैसे कि ये बॉक्स बना हुआ है और इसमें 4 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, सो पहले आपका जो मतलब एडिशन ऑपरेटर है वो इस ब्लॉक में है, देन आपका डिवीज़न ऑपरेटर इस ब्लॉक में है और आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इस ब्लॉक में है. सो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली इसी बॉक्स में आना चाहिए. सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है. ओके. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर बी और डी है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता तो इस पोजीशन पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को होना चाहिए था, बट यहाँ पे दोनों में ही नहीं शो कर रहा है. लेकिन सी और ए में आप देख सकते हो कि इसी बॉक्स में ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है. सो इन दोनों में से कोई हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, पर ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 14 पे ऑपरेट हो रहा है और 14 × 7 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये नहीं आएगा. सो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 2 पे ऑपरेट हो रहा है देन 7, तो 7 2s और 2 7s 14 होता है. सो दिस इज़ ओके. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, सीड्स व्हेन सोक्ड इन वाटर गेन अबाउट 20% बाय वेट एंड 10% बाय वॉल्यूम. सो बाय व्हाट फैक्टर डज द डेंसिटी इंक्रीज. सो डेंसिटी जो है वो किस फैक्टर से इंक्रीज़ होनी चाहिए. सो वेट और वॉल्यूम दोनों में परसेंटेज अमाउंट में जितना भी इंक्रीज़ है वो दिया गया है. सो उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी कितना चेंज हो रहा है इनिशियल डेंसिटी से. सो फ्रेंड्स एज वी नो द डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. सो फ्रेंड्स ये डी डैश बोल देते हैं हम फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड आउट करना है. एम डैश इज़ द फाइनल मास और वेट एंड वी डैश इज़ द फाइनल वेलोसिटी. सो ये सपोज़ यहाँ पे आपका 100 आपका वेट है, मतलब सीड का वेट है और वो 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ 120% हो गया, क्योंकि हमने उसमें 20 ऐड कर दिया. इंक्रीज़ हो रहा है दैट्स वाई हम 20 उसमें ऐड कर रहे हैं और उसको परसेंटेज अमाउंट में लिखते हैं. ठीक है, सो 120% ऑफ द इनिशियल मास. ओके, एम डैश इज़ 120% ऑफ द इनिशियल मास. नाउ दी वी डैश, तो सपोज़ वॉल्यूम जो था पहले 100 था, बाद में वो 10% इंक्रीज़ हुआ दैट इज़ 110% हो गया. सो दिस इज़ वी डैश इज़ दी 110% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. सो फ्रेंड्स अगर आपको अभी परसेंटेज रिमूव करना है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.2 आ जाएगा और ये 1.1 आ जाएगा. सो ये अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1.09 आ जाएगा. ओके, और ये डी के बराबर है, मतलब 1.0 इंटू 09 इंटू डी है. सो डी डैश इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू डी. सो ये जो डेंसिटी है फाइनल डेंसिटी वो इनिशियल डेंसिटी का 1.09 फैक्टर से इंक्रीज़ होगी. ठीक है, सो option D is the correct one. Okay, 1.09. Now the retarding frictional question number 3. Retarding frictional force F on a moving ball is proportional to its velocity v. Two identical balls roll down on identical slopes A and B from different heights. Compare the retarding forces and the velocities of the balls at the bases of the slopes. So यहाँ पे आइडेंटिकल स्लोप्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, यानी कि उनका मास सेम है, तो इनको बट इनको जो है वो डिफरेंट हाइट से मतलब नीचे की तरफ रोल किया गया है. सो इनका जो वेलोसिटीज़ और रिटार्डिंग फोर्सेस जो है उनके बीच में क्या मतलब रिलेशन होगा वो हमें बताना है. सो फ्रेंड्स ये दोनों सेम मतलब आइडेंटिकल मतलब मास के हैं और आइडेंटिकल हैं और स्लोप्स भी आइडेंटिकल है. तो हाँ, एक इक्वेशन है मतलब ½ mv² दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों इक्वल हो जाती हैं जब इनको किसी स्लोप से नीचे की तरफ रोल डाउन किया जाता है। उसके लिए कंडीशन है ये कि उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में इक्वल होंगी। सो यहाँ से आप वेलोसिटी का जब रिलेशन निकाल लेंगे तो √2gh समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइट है वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है और रूट है, तो h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच ए इज़ ग्रेटर देन एच बी। एच जो है वो ए का हाइट मतलब ए स्लोप से जो बॉल रोल डाउन होती है उसका हाइट है, और एच बी जो है वो बी स्लोप से जो बॉल रोल डाउन होती है उसका हाइट है। तो एच इज़ ग्रेटर देन एच बी, दैट इज़ वाई वी इज़ ग्रेटर देन वी बी, ओके। और एक रिलेशन ये भी है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो उसके हिसाब से एफ इज़ ग्रेटर देन एफ बी हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एफ इज़ ग्रेटर देन एफ बी एंड वी इज़ ग्रेटर देन वी बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया 2 cockroaches ऑफ द सेम स्पीसीज हैव द सेम थिकनेस बट द डिफरेंट लेंथ्स एंड विड्थ्स, देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट, यहाँ पे एन आएगा आर नहीं आएगा, डेफिशिएंट इन्वायरमेंट्स विल बी कॉम्प्रोमाइजेज इफ़। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में उनकी जो सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है उसके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसा कब करना पड़ सकता है, उसके लिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। सो ऑप्शन नंबर ए में बोला है देयर थिकनेस इंक्रीजेज एंड द रेस्ट ऑफ द साइज रिमेन्स द सेम। बी देयर थिकनेस रिमेन्स अनचेंज्ड बट देयर लेंथ इंक्रीजेज। सी में बोला गया है कि देयर थिकनेस रिमेन्स अनचेंज्ड बट देयर विड्थ डिक्रीजेज। डी में बोला गया देयर थिकनेस डिक्रीजेज बट द रेस्ट ऑफ द साइज रिमेन्स अनचेंज्ड। सो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि थिकनेस जो है यहाँ पे अभी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में अगर थिकनेस अगर इंक्रीज़ कर जाएगा तो दिस इम्प्लाइज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड जो है ऑक्सीजन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्योंकि ये यहाँ पे बोला गया है कि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट है, सो ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, ऊपर से आपको और ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि आपकी थिकनेस इंक्रीज़ हो गई है, तो इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और उसमें बोला गया है कि रेस्ट ऑफ द साइज रिमेन्स द सेम, तो उनकी लेंथ और विड्थ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बस उनकी थिकनेस अगर इंक्रीज़ कर जाती है तो उस सिचुएशन में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर वो डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में है तो उनको सर्वाइव होने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको बार चार्ट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स वॉन बाय 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ गिवन है इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो ये बार चार्ट है। 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, एक ने 50 जीती है, दूसरे ने 35, तीसरे ने 20 एंड चौथे ने फिर 35। तो ये सीट है और उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स करेक्टली डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन इन चारों में से किसी एक में से हमें यही सेम इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या करेंगे हम कि जिससे मतलब इन चारों में से कौन सा हम सिलेक्ट करें कि जो इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है वो इन चारों में से किसी एक से भी मिले। तो फ्रेंड्स आप सी तो बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दो क्योंकि यहाँ पे चारों सेम बता रहा है, तो चारों सेम तो है ही नहीं। यहाँ पे इसने 50 जीता है, इसने 35, इसने 20, इसने 35। फिर आप ए देख लीजिए, तो ए में ये दोनों सेम लग रहे हैं और एक ही इसको 50 कंसिडर कर लो तो ये दोनों सेम है, बट ये दोनों 35 नहीं है और ये ना ही 20 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिर इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 50 + 35 + 20 + 35, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 140। अब हम क्या करते हैं, चारों पार्टीज़ के लिए अलग अलग परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो P1 दैट इज़ पार्टी 1,
पार्टी 1 ने कितनी 50 सीटें जीती हैं, डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे उसका परसेंटेज निकल जाएगा। सो ये कुछ अराउंड 35 पॉइंट समथिंग आता है, बट मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 36% ले लेती हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, एंड P2 पार्टी 2 के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स निकाल देते हैं। तो उसने 35 सीटें जीती हैं और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स वन बाय दी ऑल फोर पॉलिटिकल पार्टीज इज़ 140 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25%। ओके, और सिमिलरली पार्टी 3 के लिए आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स। तो ये 20 जीती उसने, और ये टोटल 140 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये 14% के अराउंड में आ रहा है। ठीक है, अभी पार्टी 4 के लिए आप निकाल लीजिए। पार्टी 4 ने कितनी जीती है, वापस 35 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वापस उतना ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 36 मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट 36 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप इन चारों मतलब परसेंटेज को एनालाइज करके आप ऑप्शन पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये दोनों तो ऐसे ही गलत ही हैं, तो इन बी और डी में से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि अगर आप इसको मतलब 36 सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर, दिस इज़ 25%, क्योंकि ये 35 है और ये 35, यहाँ पे मैंने इसका 25 निकाली, तो 36 कैसे हो सकता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस इज़ 25%। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिए 36% है, तो ये ज़्यादा परसेंटेज वाला यही रीजन है। ठीक है, तो इसको हमने 36 बोला, और ये दोनों इक्वल रीजन है, दैट इज़ हमारा 25% और ये 25%, तो ये 25% और 25% आ रहे हैं। सो तो ये वाले दो रीजन 25% वाले हो गए, और ये हमारा 14% हो गया। सो वैसे भी 36% प्लस 14% क्या होता है 50, सो ये 50 हो गया, और ये 25 50 हो गया, टोटल 360 डिग्री का एंगल मतलब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि 100% कंप्लीट हो गया। मतलब ये पूरा सेटिस्फाई कर रही है, ये सारी वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड आउट की वो इस मतलब सर्कल के लिए और पाई चार्ट के लिए मतलब सही है बिल्कुल भी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 6 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।